नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट गाइड टू एन एब्सोल्यूट बिगिनर। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स किसके होते हैं, तो कंपनियां जो होती हैं वो कितने तरीके की होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कल की वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के वीडियो में हमारा एजेंडा ये है कि हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कंपनी शेयर्स कब इशू करती है। दूसरा ये होगा कि कंपनी शेयर्स किस तरीके से इशू करती है, जो कंपनियां शेयर्स इशू करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपनी के शेयर्स को ख़रीद सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो पहला ये कि कंपनी शेयर इशू कब करती है। तो देखिए, हम कल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा रेस्टोरेंट XYZ था, वो कंपनी काफ़ी अच्छा 2 साल बिजनेस किया उसने, और अब वो उसको बाहर के कंट्रीज़ में, मान लीजिए कि यूरोप में या फिर अमेरिका में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। तो अब अमेरिका या यूरोप में बिज़नेस करने के लिए कंपनी को चाहिए होगा बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा कंपनी के पास? तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं कि कंपनी या तो फिर से बैंक के पास जाए और बैंक को बोले कि हमको आप फिर से लोन दीजिए, हमको एक्सपैंड करना है। तो हमने कल ही देखा था कि इस तरीके से अगर कंपनी बैंक से पैसे लेती है तो उसका क्या कंपनी को नुकसान है। उसका नुकसान एक तो ये है कि कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, भले कंपनी के साल भर में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा है, फिर भी कंपनी बाध्य है कि कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा, मान लीजिए कि कंपनी ने 10 साल के लिए बैंक से कर्जा लिया, तो कंपनी को अगले 10 साल में वो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है वो भी पे करना पड़ेगा। तो कंपनियां जनरली वो लोन्स को प्रेफर करती नहीं है। तो इसलिए कंपनी के पास जो दूसरा रास्ता बचता है पैसा जमा करने का, वो होता है शेयर्स इशू करना। शेयर्स इशू करना यानी कि वो पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं अपने, और पब्लिक उन शेयर्स के बदले में अपना पैसा देती है कंपनी को कि आप हमारा पैसा लीजिए और उसको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या जहाँ भी आपको ऑपरेशंस में लगाना है वहाँ पे लगा करके उसको यूज़ कीजिए। अब यह है कि कंपनी, अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी ने ये निर्धारित कर लिया कि उनको जो पैसा चाहिए होगा वो उठाने के लिए उनको शेयर्स ही इशू करने हैं, तो कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू करते हैं। तो ऐसा होगा नहीं कभी कि कोई भी कंपनी जा करके एक भारत के आम नागरिक को बोलेगी कि आप मेरे शेयर्स ले लीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा, ना ही अभी कभी ऐसा हो सकता है, ना आपके साथ होगा। तो इसका तरीका क्या है, आखिरकार कंपनी किस तरीके से शेयर को इशू करेगी। तो होता क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो XYZ रेस्टोरेंट है, अगर उसको शेयर इशू करना है तो वो जाएगा किसी एक बैंक के पास। ओके, ये स्पेशली डिजिग्नेटेड बैंक होते हैं जो केवल इसी तरीके के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो हमारा XYZ रेस्टोरेंट के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो अप्रोच करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को और बोलेंगे कि हमको कंपनी मार्केट से कंपनी के लिए पैसा रेज़ करना है, लोगों से पैसा रेज़ करना है, यानी हमको शेयर्स इशू करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक फिर देखेगा कि कंपनी का पिछले 2 सालों का कितना प्रॉफिट बुक कर रही है, कितने असेट हैं। तो देखेगा, मान लीजिए कि हमारे रेस्टोरेंट का कीमत कुछ आता है 1 करोड़ रुपए, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है वो बोलेगा कंपनी को कि अब आपको, चलिए आपको मान लीजिए कि आपको यूरोप और उधर पे आपको जो यूनिट्स डालने हैं उसके लिए मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है। तो वो ये बोलेगा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपके कंपनी के आपसे ख़रीद लेता हूँ मैं सारे शेयर्स, और मैं उसको बेचूंगा, मैं दे देता हूँ आपको 10 करोड़, और उसको मैं बेचूंगा आम जनता को, यानी पब्लिक को मैं बेचूंगा। तो इस तरीके से कंपनी ने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट बैंक से ले लिया और कंपनी ने बोल दिया कि ठीक है, इसके बदले में आप हमारे कंपनी का 50% का ओनरशिप ले लीजिए। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आ जाता है। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा, वो उसको बेचेगा पब्लिक को, तो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेचता है वो। तो इस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू करती हैं। अभी ये कंपनी जो शेयर्स इशू करती हैं, अब ये बताइए मुझे कि ये शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये शेयर्स होते हैं, देखिए, 2 तरीके के। एक ये होता है जिसको बोलते हैं
नॉर्मल शेयर का मतलब ये होता है कि भैया आप एक कंपनी का शेयर लिए, मान लीजिए 1000 रुपये में आप कंपनी का एक शेयर लिए, तो आपका 1000 रुपये में एक शेयर आ गया। और दूसरा, जब भी कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी तो वो आपको बुलाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं, तो आप कंपनी के अच्छे खासे मालिक रहते हैं, ओनरशिप रखते हैं उस कंपनी में, तो आप कंपनी को ये बोल सकते हैं कि देखिए इसके मैनेजमेंट में ये आदमी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आप दखल दे सकते हैं उसमें। और दूसरा, वोट भी कर सकते हैं आपकी कंपनी के डिसीजंस क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। और दूसरा शेयर होता है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। तो बेसिकली दोनों शेयर में अंतर यही है कि प्रेफरेंशियल शेयर के पास ऐसा कोई अधिकार होता नहीं है, ना वोटिंग का ना मैनेजमेंट के उसमें दखल देने का। ओके, अभी स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, तो हम वहीं जाते हैं वापस। कंपनी ने अपने सारे शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दिए। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर जाएगा इन शेयर्स को ले करके एक्सचेंजेस के पास, ओके, कि आप लिस्ट करो कि XYZ रेस्टोरेंट के 1000 शेयर आए हुए हैं मार्केट में, और आप 1000 शेयर को अपने यहाँ पे रख लो और आप पब्लिक को इसको बेचो। तो अभी और जो स्टॉक एक्सचेंज को जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो ये बताएगा कि वो एक शेयर को किस प्राइस पे बेचना चाहता है। ये प्राइस डिटरमिन करेगा इन्वेस्टमेंट बैंक। क्यों? क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। उसने तो ऑलरेडी XYZ रेस्टोरेंट को अपना दे दिया है पैसा, अभी उसको क्या फ़ायदा है इसमें। तो मान लीजिए कि XYZ रेस्टोरेंट को इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक शेयर के 800 रुपये दिए हैं, तो वो कोशिश ये करेगा कि वो पब्लिक को बेचे उसको 1000 रुपये में। अभी क्या होगा कि पब्लिक जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे और देखेगी कि 1000 में XYZ रेस्टोरेंट का शेयर मिल रहा है, तो वो वहाँ से ख़रीद लेगी। अभी इंडिया में दो तरीके के एक्सचेंज हैं, दो एक्सचेंजेस हैं, एक है BSE, एक है NSE। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो XYZ रेस्टोरेंट का जो शेयर होगा ये दोनों ही जगह पे इन्वेस्टमेंट बैंक रजिस्टर करा देंगे। अब चाहे वो आप BSE से ख़रीद लीजिए, आप NSE से ख़रीद लीजिए, लेकिन आपको वो शेयर मिलेगा 1000 रुपये में ही। यहाँ तक बात हो गई। अब मान लीजिए कि एक बार इन्वेस्टमेंट बैंक से सारे शेयर्स चले गए, इन्वेस्टमेंट बैंक से के सारे शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, तो अब ये ऐसा होता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो शेयर फिर भी रजिस्टर रहते हैं। अब मैं, जिसने कि मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट बैंक से वो शेयर खरीदा था, अभी मैं वो शेयर किसी और को बेच सकता हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली उनको अपने पास लिस्ट करके रखते हैं, अपने पास उनकी सूची रखते हैं कि किस किस कंपनी के कौन कौन से शेयर हैं, और आप वहाँ पे जा करके मेरा शेयर खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने 1000 में ख़रीदा था, तो अब मैं बोलता हूँ उसको कि 1100 में बेचूंगा, तो आपको वो शेयर 1100 में ख़रीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का। अभी यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको अगर वो शेयर खरीदने हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब आप स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट कौन करता है? आपका ब्रोकर, मतलब कि आपके बीच में आएगा आपका ब्रोकर, ओके। और आपका ब्रोकर आपको आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मेरे लिए XYZ रेस्टोरेंट के 10 शेयर खरीद के मुझे दे दो, ओके। तो वो 10 शेयर खरीद के आपको दे देगा। अभी वो 10 शेयर आपको वो फिजिकल फॉर्मेट में ला करके देगा नहीं, कि आपके पास पेपर लेकर के आएगा कि सर ये आपके 10 शेयर रहे, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए 1000 के भाव से, और मैं ये ले जा करके और किसको दे दूंगा, जिनसे आपने ये शेयर खरीदा था। ऐसा होगा नहीं। तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा जितना भी ये खरीद का लेना देना है, ये पूरा होता है डिजिटल फॉर्म में। तो इसके लिए आपको एक चाहिए होगा अकाउंट। जैसे आपका इंटरनेट बैंकिंग के लिए अकाउंट होता है, वैसे ही आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। वो डीमैट अकाउंट आप अपने बैंक के साथ, या बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं किसी के साथ भी आप उसको खोल सकते हैं, ओके। तो आपने अगर डीमैट अकाउंट खोल लिया किसी के भी साथ भी, तो अब आप उस डीमैट अकाउंट में जा करके देख सकते हैं कि BSE में और NSE में कौन कौन से शेयर रजिस्टर्ड हैं, आज उनका भाव क्या चल रहा है, और आप वहाँ पे जा करके उन शेयर्स को खरीद, और अगर आपने ख़रीद लिया तो आप उनको फिर से बेच सकते हैं। तो बेसिकली आपको चाहिए पड़ेगा यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट। अब हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कल के वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल हम इन्हीं बातों पे आगे बढ़ाएंगे कि डीमैट अकाउंट को आप किस ब्रोकर के साथ खोलें, डीमैट अकाउंट खोलने के टाइम पे आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस ब्रोकर के साथ खोलना है, और अगर आप डीमैट अकाउंट खोल लिए तो आपको कौन कौन से शेयर्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने के लिए मूलभूत बातें क्या है जिनको आपको के ध्यान में रखना है, और क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए आपको कि
इसके शेयर को कौन से भाव पे ख़रीदना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे द्वारा बताए गए कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, इससे आपको मदद मिल रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं कल।